नमस्कार मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। आज से हम आपके लिए क्लास 12th के रसायन शास्त्र का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। आज उसका पहला पार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर ठोस प्रावस्था है। चलिए शुरू करते हैं उसको पढ़ना। ठोस प्रावस्था क्या होती है, ठोस प्रावस्था की अवधारणा क्या है, ओके, इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लिख देते हैं ठोस प्रावस्था। हमारे चैप्टर का नाम है ठोस प्रावस्था यानी सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट ओके। ठोस प्रावस्था पदार्थ की एक अवस्था होती है, पदार्थ की एक अवस्था होती है। परंतु ये पदार्थ क्या होता है उसे सबसे पहले जानना होगा हमें। पदार्थ जिसे आप सामान्यतः द्रव भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? जो भी आपके आसपास दैनिक जीवन में आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, जैसे टेबल, कुर्सी, रेडियो, पंखा, टेलीविज़न वगैरह वगैरह, पानी हुआ, तेल हुआ, नमक हुआ, है ना, ये सारा सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य है। ठीक है, जितनी भी आपके दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपके संपर्क में, उन्हें आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारा कुछ पदार्थ है या द्रव्य है। अब ये पदार्थ या द्रव्य अनेक रूपों में हो सकता है, लेकिन इसकी अवस्थाएं केवल 4 होती हैं, जिनमें से 3 अवस्थाओं में आप दैनिक जीवन में संपर्क में आते हो और चौथी एक विशेष अवस्था है, उसकी भी हम चर्चा आज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम द्रव्य को अगर हम लिखें या पदार्थ को लिखें तो जिन्हें आप छू सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, ओके, जिनका कुछ द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान यानी मास। ओके, और जो कुछ जगह घेरेंगे, जैसे कोई भी चीज़ आप दैनिक जीवन में देखते हो वो कुछ ना कुछ जगह तो घेरती है ना, तो वो जगह घेरेंगे या उनका आयतन होगा यानी वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगली चीज़ द्रव्यमान, आयतन, है ना, छूकर महसूस करना, ये सब द्रव्य के या फिर पदार्थ के गुण हुए। इनके साथ साथ 2 और गुण होते हैं। एक और गुण होता है जो कि होता है हमारा आकृति। एक निश्चित आकृति होती है, एक निश्चित शेप होता है, ठीक है, और एक साइज होती है, निश्चित साइज यानी आकार होता है। ठीक है, यहाँ पर आकार और आकृति में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आकार यानी वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, और आकृति यानी वो कैसा है, वर्गाकार है, आयताकार है ना, तो मतलब त्रिभुजाकार है। ओके, तो यहाँ पर आकृति से मतलब हुआ वो वर्गाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, कैसा है वो, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये सब। ओके, ये सब चीज़ें। जबकि यहाँ साइज से मतलब हुआ कितना लंबा, ओके, चौड़ा या ऊंचा है। ठीक है, ये उसके डायमेंशंस हुए। ओके, यानी विमाएँ हुई और आकार को विमाएँ निर्धारित करती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगली चीज़, है ना, कि जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। तो हम पदार्थ की अवस्थाओं या प्रावस्थाओं के पढ़ेंगे। पदार्थ की प्रावस्थाएं, पदार्थ की प्रावस्थाएं जो दैनिक जीवन में हम महसूस करते हैं, देखते हैं, है ना, जो हमारे टच में आती है, वो केवल 3 है। एक तो हुई ठोस,
प्रावस्थाओं को स्टेट्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट्स। एक ठोस हुई, ठोस को सॉलिड इंग्लिश में बोला जाता है, ठोस। दूसरा हुआ द्रव, द्रव को हम लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी हुई गैस, गैस को हम इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। चौथी एक विशेष अवस्था है पदार्थ की जिसे हम प्लाज्मा, कौन सी अवस्था बोलते हैं? प्लाज्मा। ओके। ठोस कोई भी वस्तु आपने दैनिक जीवन में देखी होगी, वो या तो ठोस होगी या द्रव होगी या फिर गैस होगी। उसका ठोस होने, द्रव होने, ये गैस होने का कारण कोई भी हो सकता है। उसकी आंतरिक बनावट हो सकती है, उसका तापमान हो सकता है, उसकी आकृति हो सकती है, उसका आकार हो सकता है, कोई भी उसके पीछे कारण हो सकता है ना। उस पर कितना दबाव आपने रखा है, इन चीज़ों पर अवस्थाएं निर्भर करती हैं। चौथी जो अवस्था है इन्हें हम आयोनाइज्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइज्ड लिक्विड। आयोनाइज्ड लिक्विड क्या हुआ है? आपने देखे होंगे कि जब हम किसी परमाणु में से, आयोनाइज्ड लिक्विड यानी आयनीकृत द्रव, आयनीकृत द्रव, आयनीकृत द्रव। देखिए अब इस आयनीकृत द्रव का मतलब क्या हुआ? हमने देखा है कि जब भी हम किसी एटम में से, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अगर, ठीक है, तो सोडियम का क्या बचेगा हमारे पास? ओके, सोडियम के ऊपर ऐसा प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इसी को हम सोडियम का क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। जैसे क्लोरीन मैंने ले लिया, क्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन का, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। जनरली जो परमाणु होता है आपका वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। परंतु जब आप उसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बन जाता है? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उस पर धन का चार्ज आ जाता है, और जब धनात्मक आवेश आ जाता है, ओके, और जब आप उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो, जैसे क्लोरीन को यहाँ हमने दिया है, तो उसमें ऋणात्मक चार्ज या आवेश आ जाता है। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पर ही स्टेबल होते हैं, यानी संतुलन की अवस्था में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही, अन्यथा ये Na का प्लस चार्ज Cl के माइनस चार्ज से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? NaCl। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इनको तापमान पर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रखी है, ऊष्मा ऊर्जा, तब ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर रखने या अपने पास में इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता इनमें आ जाती है, यानी इन्हें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, वो क्षमता इनमें आ जाती है। और ये एक लिक्विड फॉर्म में जब आ जाए, काय में आ जाए? लिक्विड फॉर्म में। ओके, और ये मतलब इन आयनों का एक तरीके से सूप बन जाए, तो उसे हम प्लाज्मा की स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा की अवस्था। ओके, प्लाज्मा की अवस्था के साथ साथ में ठोस, द्रव और गैस, जो कि दैनिक जीवन में हमारे पास देखने को मिलती है। ठोस के उदाहरण भी कई हैं, द्रव के भी उदाहरण हैं और गैस के भी उदाहरण हैं। गैसों से तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अनेक प्रकार की गैसें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन वगैरह वगैरह। इन गैसों से तो हम पूरे वातावरण में घिरे हुए हैं, और ये हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं।
लिक्विड का उदाहरण आपके पास में, या द्रव का उदाहरण आपके पास में जल है, वाटर, H2O। ओके, ठोस का भी उदाहरण है आपके पास आयरन की रोड हो सकती है ना, यानी लोहे की छड़ एक उदाहरण हुआ, टेबल, कुर्सी, है ना, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। तो ये आपकी चार अवस्थाएं हो गई द्रव की, है ना। इन द्रव की अवस्थाओं यानी सीधे सीधे वो द्रव्य की अवस्थाएं यानी पदार्थ की अवस्थाओं को देखने के बाद में हम देखेंगे कि क्या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है पदार्थ को। एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। ओके, कैसे? एक हम ले लेते हैं जल का उदाहरण। जल को हम जब बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब वो काय में बदलेगा, वो बदलेगा जल वाष्प में। जब हम उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब वो जल वाष्प में बदल जाएगा। तो ये हमारी ठोस अवस्था हुई बर्फ़, जल हमारी तरल अवस्था या द्रव अवस्था हुई। ओके, और जल वाष्प हमारी गैस की अवस्था हुई। द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं को हम संयुक्त रूप से तरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से तरल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अगली चीज़ हमारे पास आती है कि पदार्थ की अवस्थाएं किस पर निर्भर करती हैं? किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास कि पदार्थ की अवस्थाएं, पहली बात टेम्परेचर यानी तापमान, ओके, दूसरा प्रेशर यानी दाब, तीसरा ऊष्मा ऊर्जा यानी कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा, विशेषकर कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा, ठीक है, कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा, है ना। और पदार्थ की बनावट यानी स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, ऊर्जा, है ना, बनावट, स्ट्रक्चर, तीसरा अवयव, पदार्थ के अवयव यानी मटेरियल। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे पहला मैं लूँ तापमान, अभी हमने उदाहरण लिया था, ताप देके आप एक अवस्था बर्फ़ को दूसरी अवस्था द्रव अवस्था जल और तीसरी अवस्था गैस अवस्था में आपने बदला, तो तापमान पर अवस्था पदार्थ की डिपेंड करती है, ये तो आपने देख ही लिया। प्रेशर, दबाकर हम आकार एवं आकृति को चेंज कर सकते हैं, दबाकर उन पदार्थ के जो अणुओं को है पास ला सकते हैं, या दाब कम करके उन अणुओं को, उस पदार्थ के अणुओं को हम दूर जाने पर खुला या इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जिनसे क्या होगा, या फिर फ्री कर सकते हैं, जिनसे क्या होगा, उनके बीच की दूरी बढ़ेगी और डेंसिटी कम होगी, घनत्व कम होगा और उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा। तीसरी चीज़ है ऊष्मा।
अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऊष्मा ऊर्जा का। और यदि ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह होता है, यदि ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उनकी अवस्थाएं चेंज की जा सकती हैं। चौथी चीज़ है बनावट। इसका उदाहरण मैं इस प्रकार लूँगा। मान लीजिए आपने किसी पेटी में ये मैंने पेटी बना दी, ओके, ये दो मैंने पेटियाँ ले ली, एक मैंने पेटी ली ए और एक ली बी। मैंने समान चीज़ें, है ना, एक पेटी में जमा कर रखी बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, ओके, और दूसरी पेटी में मैंने वही चीज़ें अस्त व्यस्त ढंग से रखी। ये मैंने जमा कर रखी और दूसरी पेटी में अस्त व्यस्त ढंग से रखी, एक यहाँ पटकी एक वहाँ पटकी और यहाँ भर दी। तो बताइए दोनों पेटियों में से किस पेटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं रखी जा सकती हैं और उनके बीच में गैप कम से कम होगी? पेटी ए में। आपका उत्तर सही है, पेटी ए में, ओके। इस प्रकार से बिल्कुल रेगुलर एक पूरा पैटर्न बनेगा, एक अवस्था बनेगी। उसके कारण अणु ज़्यादा पास पास आएंगे और ठोस द्रव केस में यही तो मेन अंतर होता है। इन अवस्थाओं में यही मेन अंतर होता है कि इनके बीच में गैप कितनी है। क्योंकि जितने पास में अणु रहेंगे, जितने पास में अणु और परमाणु रहेंगे, उनके बीच में आकर्षण का बल, ओके, आकर्षण का बल उतना ही अधिक लगेगा, क्योंकि सारे अणु और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कनेक्ट होंगे, ओके, और उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर्षण होगा और एक वो निश्चित आकार या आकृति लेने की कोशिश करेंगे या मंशा रखेंगे। इससे उनकी अवस्थाएं निर्भर करेगी। अगर ज़्यादा पास आ जाएंगे बिल्कुल, तो उनके बीच की अव्यवस्था, यानी उन अणुओं के बीच में आकर्षण का बल लगना चालू हो जाएगा अच्छी मात्रा में, ओके। उससे क्या होगा कि उन अणुओं की अव्यवस्था यानी इधर उधर भटकने की प्रायिकता कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, है ना, तो एक व्यवस्थित संरचना बनाएंगे और व्यवस्थित संरचना बनाएंगे तो वो ठोस, है ना, जो कि एक व्यवस्थित संरचना रखते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। जबकि द्रव और गैस में वो व्यवस्थित संरचना की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से उनको निर्धारित करता है। तीसरा, मटेरियल आपने कौन सा यूज़ किया है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पास में रखेंगे एक सामान्य परिस्थिति में, तो आपको पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रूम टेम्परेचर, है ना, तो पानी मिलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी, यानी द्रव अवस्था प्राप्त करने की संभावना सबसे अधिक रहेगी बजाय बर्फ के या और किसी। तो इन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि पदार्थ की अवस्था क्या होगी। इसके पश्चात हम अगली चीज़, इसमें से हम विशेष कर पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही जैसे कि आपने ठोस प्रावस्था पढ़ी होगी, है ना, ठोस प्रावस्था है, तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड के गुण धर्म क्या होते हैं, सॉलिड क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। पहली बात, सॉलिड में क्या होते हैं कि जो एटम या अणु या परमाणु, है ना, एटम यानी परमाणु या अणु बहुत ही पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? पास में होते हैं। तो उनके बीच की डिस्टेंस जो डी है वो बहुत ही कम होती है। यानी इन चिन्हों का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कम जब आपको बताना हो तो ऐसे लेस देन के साइन आप लगा देंगे, यानी डी बहुत ही कम है। ये अणु ए है, ये अणु बी है, इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है, ओके। इसे हम बोलते हैं लघु परास। क्या बोलते हैं? लघु
परास, परास यानी दूरी और लघु यानी कम, कम दूरी पर परमाणु या अणु होते हैं। नंबर 1, ठीक है, इनसे ही सॉलिड बनते हैं। इनमें अव्यवस्था, अव्यवस्था बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अव्यवस्था बहुत कम होती है ठोस में, यानी इनके अणु या परमाणु, इनके बीच की दूरी कम होने के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी बहुत ही ताकतवर बल से, बहुत लघु परास यानी कम दूरी पर होने के कारण, लघु परास के कारण अणु या फिर बोले परमाणु बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं तथा इनके बीच का बल अत्यंत स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इनके बीच। इनके बीच का जो बल होता है उसे अंतरा आणविक बल, जब भी दो परमाणु, दो अणुओं, दो आयनों के बलों के बीच के बलों की बात करेंगे आप, तो उन्हें हम अंतरा आणविक बल कहेंगे। कैसा? अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल। तो अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऊपर तीर जाता हुआ, यानी कि बहुत बढ़िया स्ट्रांग है ना चीज़, नीचे आया तो कमज़ोर है। ओके, लघु परास यानी अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी यानी अणुओं या परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ओके, इसी कारण अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये इधर उधर भटकते नहीं, तो इससे अव्यवस्था बहुत कम हो जाती है, यानी व्यवस्था बढ़ जाती है। और ठोस किस प्रकार से भिन्न होते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं अगले, इनका द्रव्यमान, आयतन और आकार। तीसरी चीज, आयतन, आकार, द्रव्यमान, आकृति निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। इनके उलट अगर हम द्रव और गैस की बातें करें, तो द्रव और गैस में क्या होगा? द्रव और गैस में ये होगा कि वो जिस बर्तन में रखे जाएंगे, जिस आयतन में रखे जाएंगे, उसी आयतन को घेर लेंगे। यानी आप लोटे में पानी भरोगे तो लोटे का आकार ले लेगा उसका आयतन, है ना, और अगर आप एक डब्बे में पानी भरोगे तो डब्बे का आकार ले लेगा। लेकिन सॉलिड यानी ठोस, उसका निश्चित आकार और आयतन होगा। ठीक है, यहाँ से इनको ज़्यादा दिल पे ना लेते हुए आगे हम पढ़ते हैं परमाणु के मध्य की। अच्छा, ठीक है, अब इनका जो निश्चित आकार और आकृति होने का कारण क्या है? अगर किसी चीज़ की, ये मान लीजिए ये कोई चीज़ है ना, कोई भी वस्तु है जो ठोस है, बस ये कोई भी वस्तु का एक टुकड़ा है, ठोस सैंपल। ओके, ठोस का एक सैंपल ले लिया हमने, इसमें ये अणु यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना, ये अणु कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये अणु यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब ये का ये मैं मानूं कि ये क्यूब है। कैसा है? क्यूब है। अगर ये क्यूब का क्यूब बने रहना है तो इनके जो परमाणु है उनकी स्थिति क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अगर अपनी स्थिति से एक भी परमाणु हटा, यहाँ से या अणु हटा, ओके, तो क्या होगा? अगर उनकी स्थिति से हटा तो ये क्यूब क्या होगा? टूट जाएगा। और ये अगर क्यूब टूटा तो इससे बने हुए पदार्थ की
आकृति या आकार निश्चित रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। तो आकार या आकृति निश्चित होने के लिए अणुओं या फिर परमाणुओं की स्थिति निश्चित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। किस लिए निश्चित होना चाहिए? अगर आकार और आकृति अगर आपको सेम चाहिए, है ना, निश्चित चाहिए, तो कैसी चाहिए? अगर आकार और आकृति आपको निश्चित चाहिए तो अणुओं और परमाणुओं की स्थिति भी निश्चित होना चाहिए सॉलिड में। ओके, ये हमारे सामने हमने ठोस के बारे में जानकारी ली। इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, वो है असंपीड्यता या कठोरता। असंपीड्यता कमा कठोरता। ठोस असंपीड्य होते हैं या फिर हम उन्हें कहें कठोर होते हैं। इसका क्या मतलब? यानी ठोस है, ठोस चीज़ें, उन्हें दबाने पर क्या हो? दबाने पर अपना आकार या आकृति न बदले। दबाने पर आकार या आकृति ना बदले, ना बदले। ओके, दबाने पर आकार या आकृति ना बदले। लेकिन हम दिन प्रतिदिन में देखते होंगे, जैसे लोहे की एक हमने ब्लॉक ले लिया, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पर दबाएंगे तो हमने देखा होगा कि उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ओके, ये आपने देखा होगा। आप बोलेंगे कि ये किस प्रकार का ठोस हुआ, है ना, फिर या तो वो ठोस नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये सारे गुण जो भी बताए गए हैं आपको, ये सारे आदर्श गुण हैं। किस प्रकार के गुण हैं? आदर्श ठोसों के गुण हैं। आदर्श ठोस के गुण हैं, ये सारे ठोस के गुण हैं। उपरोक्त सभी आदर्श ठोस के गुण हैं। और आदर्श ठोस एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी आदर्श वस्तु दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। इसलिए ये गुण केवल हमें कैलकुलेशन की सरलता के लिए दी जाते हैं कि आप इन गुणों को लीजिए और इन गुणों के अनुसार गणनाएं कीजिए। ओके, जो भी हम आगे पढ़ेंगे सीखेंगे, उन गणनाओं को सरल करने के लिए हमें आदर्श स्थिति तैयार करते हैं। किसी भी चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब आप विलयन पढ़ोगे इसके बाद, उसमें भी आदर्श विलयन का कॉन्सेप्ट आएगा। जब फिजिक्स में भी आप इंजन पढ़ते हो तो आदर्श इंजन का कॉन्सेप्ट आता है। आदर्श स्थितियाँ, आदर्श अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। तो यहाँ पर आदर्श गुण केवल और केवल इसलिए हमें बताए जाते हैं ताकि हमारी गणना सरल हो सके। अच्छा, फिर दिन प्रतिदिन में जो गुण हमारे गुणधर्म का दिखाई देते हैं हमें, हम इनसे थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर उनकी गणना कर देते हैं। उन फैक्टरों को जोड़ देते हैं जो बहुत ज़्यादा उस समय उसको प्रभावित कर रहे होते हैं, चीज़ों को, है ना, उनको जोड़कर फिर गणना की जाती है। वो बात की बातें हैं। तो यहाँ पर आदर्श वाला कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको हर चैप्टर में काम में आएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती पढ़ने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर निवारण होगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। किसी